चलो जय हिंद एवरीवन। चलिए आगे फिर मूव करते हैं हम। जो कल हम पढ़े थे शायद हमने प्रेजेंट के चारों पढ़ लिए थे, प्रेजेंट, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें आपको बताया गया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। उसकी वजह भी बताई गई थी क्यों नहीं होता, क्योंकि उसमें दो बी फॉर्म आ जाते हैं पैसिव के दरमियान। इसी वजह से उसका पैसिव हम नहीं बनाते, क्योंकि किसी भी सेंटेंस के अंदर हम एक ही बी फॉर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम आज पास्ट की ओर मूव करते हैं। और पास्ट की ओर पहले मूव करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे, कल ये रेड वाला कलर बढ़िया से दिख नहीं रहा था, तो देखिए जब नेक्स्ट पहले हम मूव करते हैं तो वो मूव करते हैं पास्ट इंडेफिनिट की ओर। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट आप सभी को कल बताया भी गया था कि जो पैसिव होता है वो पैसिव कैसे बनता है। तो आपको याद रखना होता है कि पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है। तो पैसिव के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। मतलब जब आप पैसिव बनाएंगे तो आप जब मेन वर्ब लिखते हैं तो मेन वर्ब से पहले आपको क्या लिखना पड़ता है, बी फॉर्म। ये बी फॉर्म कौन निर्धारित करता है, तो बी फॉर्म निर्धारित करता है सेंटेंस के एक्टिव का मेन वर्ब। अगर एक्टिव का मेन वर्ब V2 हुआ, V1 हुआ, तो हम बी फॉर्म का V1 या फिर V2 जिस हिसाब से वो देता है उस हिसाब से हम सिचुएशन के अनुसार लगाते हैं। ठीक है, तो अब देखें आप कि अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस की बात करें, पहले हम इसका बी फॉर्म का देख लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो इसके भी तीन फॉर्म होते हैं, V1, V2 और V3। V1 जो होता है ये कौन कौन से होते हैं, तो पहला इज, सेकंड एम, थर्ड आर, जो कि ये प्रेजेंट में यूज किए जाते हैं। ये कहाँ पे यूज होते हैं, प्रेजेंट में। मतलब ये प्रेजेंट के किसी भी टेंस के साथ आ सकता है। प्रेजेंट टाइम होता है, एक्चुअली टेंस नहीं होता, ये हमने टेंस से पढ़ रखा है। फिर ये जो बी है ना, ये भी V1 ही माना जाता है। ठीक है, बी जो है इसे भी हम V1 कहते हैं, और इनका इस्तेमाल किस टेंस में करते हैं, तो इनका करते हैं फ्यूचर में। ठीक है, फ्यूचर में करते हैं। फिर इसका जो V2 होता है वो कौन कौन सा होता है, तो ये होता है वॉज और वर्ड। इसकी प्रोनाउंसिएशन वेयर नहीं होती, कल भी मैंने बताया था इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, वर्ड। और इसका जो V3 होता है उसे हम कहते हैं बिन। ये शायद आपको कल बताया गया। ठीक है, अब देखिए जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे हम लौटते हैं और पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में देखते हैं कि इसका एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है और पैसिव में क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम एक्टिव का देख लेते हैं। अगर हम एक्टिव की बात करते हैं तो सबसे पहले आप क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं। ठीक है, ये होता है। फिर इसके बाद हम क्या लिखते हैं, तो मेन वर्ब का ये कौन सा फॉर्म आता है, V2 फॉर्म। ठीक है, सेकंड फॉर्म। और इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, तो फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। तो आप सभी को पता है कि इसको पैसिव ट्रांसफॉर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठाते हैं और ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के स्थान पे लिखते हैं, और इस ऑब्जेक्टिव केस का केस हम चेंज कर देते हैं। फिर इसका क्या कर देते हैं हम, सब्जेक्टिव केस। फिर आप क्या करते थे, तो आप हेल्पिंग वर्ब को लिखते थे। लेकिन क्या यहाँ पे एक्टिव वाले में आपको हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट हम मेन वर्ब पे आएंगे, और जैसे ही हम मेन वर्ब का जब भी पैसिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम, V3। मतलब इस V2 को हमें V3 में चेंज करना होगा। लेकिन पैसिव में V2 से V3 बदलने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म चाहिए। तो ये कौन निर्धारित करता है कि बी फॉर्म का क्या आएगा, तो ये मेन वर्ब। मेन वर्ब किस फॉर्म में आपको दिख रहा है, V2 के फॉर्म में। इट मींस बी फॉर्म का यहाँ पे क्या आना चाहिए, V2। मतलब क्या आना चाहिए, वाज या फिर वर आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। ठीक है, तो आप फिर यहाँ पे क्या लिखते हैं, वाज या फिर वर। और फिर आप इस V2 को किस में चेंज कर देते हैं, V3 में। फिर आप एक सुटेबल प्रीपोजिशन लगाते हैं सिचुएशन के अनुसार कि आपका सेंटेंस का डूअर कौन है, सब्जेक्ट कौन है, और या फिर पैसिव का जो एजेंट होता है उसके अनुसार। आपको 5 प्रीपोजिशन बताए गए थे, याद है सभी को। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पे प्रीपोजिशन आप सिचुएशन के अनुसार लगाते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या लिख देते हैं, ये जो सब्जेक्ट होता है उसे आप एजेंट कह करके लिख देते हैं। एजेंट कौन बनता है, ये सब्जेक्ट बताया गया है कल। ठीक है, अब देखिए आप इसका केस क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस। क्यों होना चाहिए, क्योंकि प्रीपोजिशन होता है, प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ नाउन और प्रोनाउन कौन से केस में आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में। आपको याद रखना होगा कि जब भी आप प्रीपोजिशन लिखते हैं तो प्रीपोजिशन के बाद लिखा हुआ जो नाउन होता है या फिर प्रोनाउन होता है, ये हमेशा ही किस केस में होते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में होता है। इसे हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, मतलब कि ये सब्जेक्ट कभी नहीं बन सकते, आप सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको डील करेंगे हम। ठीक है, इसके बाद फिर हम जो सेकंड देखते हैं टेंस। सेकंड टेंस हमारा कौन सा होता है, तो मतलब पास्ट का सेकंड, ऐसे आप कहें तो इसके अनुसार अगर आप टेंस के अनुसार चलते हैं तो 5th नंबर का है। इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है उसे हम कहते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस।
पास्ट कॉन्टिन्यूअस का जो एक्टिव में स्ट्रक्चर होता है वो एक्टिव में क्या स्ट्रक्चर होता है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर आप सभी को आता ही होगा। आप लिखते हैं सबसे पहले क्या, सब्जेक्ट, फिर आप लिखते हैं वॉज या फिर वर, और फिर आप लिखते हैं वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या इसे ही आप कहते हैं वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं, पर फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म होता नहीं है अगर आप स्टैंडर्ड इंग्लिश पढ़ते हैं तो। ठीक है, तो आप बस इतना कहते हैं कि V1 प्लस आईएनजी, ठीक है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। ठीक है, उसके बाद फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट को, यही करते हैं ना। तो आप पैसिव बनाते वक्त क्या करेंगे, तो पैसिव बनाते वक्त सबसे पहले आप जो मेंशन करते हैं वो क्या करते हैं, तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को आप यहां से उठा करके लाएंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे और ऑब्जेक्ट का केस चेंज करके क्या लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जहां पे रहता है उसको तो एज इट इज लिखते हैं, लेकिन ये चेंज होता है सब्जेक्ट के अनुसार। जैसे अभी यहाँ पे ये किसके अनुसार आ रहा था, सब्जेक्ट के अनुसार, अब ये किसके अनुसार आएगा, ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन ऑब्जेक्ट का केस ऑब्जेक्टिव केस होता है, आपको चेंज करके क्या लिखना होता है, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो आप वॉज या फिर वर वैसे ही लिखते हैं जैसे ये पहले था, पर सिचुएशन डिपेंड करेगा कि अगर सी हुआ तो हम क्या लिखेंगे, वॉज लिखेंगे, अगर यहाँ वी हुआ तो वर लिखेंगे, वेयर नहीं वर लिखेंगे। ठीक है, आदत से बनी हुई होगी ना तो सुधरने में टाइम लगता है। ठीक है, तो देखिए आप समझे कि इसके बाद जब आप मेन वर्ब पे मूव करते हैं तो मेन वर्ब कौन है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो ये मेन वर्ब है ना। मेन वर्ब लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म। तो आप देखिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो बी फॉर्म का भी आईएनजी फॉर्म चाहिए। बी फॉर्म का आईएनजी फॉर्म क्या होगा, बिंग होगा। इट मींस आपको यहाँ पे क्या लगाना है, बिंग, फिर आप लिखते हैं बिंग, और फिर आप इस आईएनजी फॉर्म को किस फॉर्म में लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म में। यही करते हैं। बाकी आपको पता है कि इसके बाद हमें क्या लिखना है, प्रीपोजिशन। उसके बाद हम सब्जेक्ट को ही क्या कह देते हैं, एजेंट, और इसका केस चेंज करके हम किस में लिख देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टेंस आता है उससे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, हाँ भाई, बिंग आपको ये बताया जा रहा है कि ये जो बी फॉर्म होता है, जब भी आप पैसिव लिखते हैं तो पैसिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर क्या होता है, बी फॉर्म प्लस V3। मतलब ये V3 कौन है, ये मेन वर्ब, क्योंकि आप मेन वर्ब को ही फॉर्म उस पर चेंज करते हो, V1 V2 V3। ठीक है, तो ये जो मेन वर्ब है, यहाँ पे मेन वर्ब कौन है, आईएनजी। तो मेन वर्ब से पहले हमें क्या लिखना है, बी फॉर्म। ठीक है, तो मेन वर्ब आप देखिए यहाँ पे किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में। तो बी का यहाँ पे कौन सा फॉर्म आना चाहिए, आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। इसी वजह से हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ता है, आईएनजी। समझ पाए, वहां पे बी कैसे नहीं है, आप देखो ये मेन वर्ब है ना। तो आपको यहाँ पे क्या हेल्पिंग वर्ब दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और जब हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा तो हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा तो आप तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ दिख नहीं रहे, नहीं लिख रहे। तो आपको क्या पता है कि जैसे ही आप ये मेन वर्ब है, मेन वर्ब V2 अगर होता है तो हम क्या लिखते हैं, वॉज या फिर वर। इसी वजह से मेन वर्ब को लिखने से पहले इसको V3 में चेंज करने से पहले हमें क्या लिखना पड़ा, बी फॉर्म, जो कि वॉज और वर के फॉर्म में आया। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे आप पास्ट परफेक्ट की अगर हम बात करें तो पास्ट परफेक्ट का एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है। देखिए आप, अगर हम एक्टिव की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि सबसे पहले आप क्या मेंशन करते हैं, सब्जेक्ट। ठीक है, फिर आप लिखते हो हैव, या फिर आप लिखते हैं हैव, और फिर आप लिखते हैं V3, सॉरी पास्ट, ओके ओके ओके, पास्ट है ना। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पे लिखते हैं हैड, फिर आप लिखते हैं V3, और फिर आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो आपको वैसे ही चेंज करना है जैसे आप कर रहे थे। सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, इसका केस चेंज करेंगे और हम क्या कर देंगे, सब्जेक्टिव केस। फिर आप इस हैड, तो हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हेल्पिंग वर्ब को तो हम एज इट इज लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ हैड के बदले आप हैड ही लिखेंगे, यहाँ पे चेंज करने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट है, उसके बाद आप देखते हैं मेन वर्ब किस फॉर्म में है, वर्ब का थर्ड फॉर्म में है। तो मेन वर्ब को लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म। तो जो मेन वर्ब अगर वर्ब के थर्ड फॉर्म में है तो हमें बी फॉर्म का भी थर्ड फॉर्म चाहिए ना, और बी फॉर्म का थर्ड फॉर्म कौन है, बिन। इट मींस यहाँ पे हमें क्या लिखना होगा, बिन लिखना होगा, यही ना। ठीक है, उसके बाद फिर ये जो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है तो इसको तो चेंज करने की जरूरत है नहीं, बस थर्ड का थर्ड ही लिख देंगे। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, तो प्रीपोजिशन लिखते हैं, और फिर आप क्या लिखते हैं, एजेंट लिखते हैं, और इसको आप फिर ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है इस तरीके से देखें तो आप। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो टेंस आता है हमारा, वो टेंस कौन सा होता है, तो उस टेंस को हम नाम देते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यही होता है ना। तो अगर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की बात करें और पैसिव वॉइस की बात करें, अगर आपको याद हो कल की कहानी तो कल से आप रिलेट कर भी सकते हैं कि इसका पैसिव क्यों नहीं हो सकता, लेकिन फिर मैं बता देता हूं क्योंकि कल उस टाइम वीडियो ही कट गई थी।
शायद कैमरा ही बंद हो गया था। तो आप देखिए इसका जो एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट, फिर आप एक लिखते हैं हेड को, फिर आप लिखते हैं बिन को, और फिर आप क्या लिखते हैं आईएनजी, और फिर आप इसके बाद क्या लिखते हैं, तो इसके बाद फिर आप लिखते हैं ऑब्जेक्ट, और आगे फॉर सिंस वगैरह आता है तो उससे हमें मतलब है नहीं अभी, ठीक है। जो पैसिव करते वक्त आपको जो बेसिक चीज है वो क्या करना होता है कि इस ऑब्जेक्ट को आप पहले लाते हैं और इसको केस चेंज करके आप क्या लिख देते हैं सब्जेक्टिव केस में, ठीक है। फिर इस हेड के बदले आप हेड ही लिखेंगे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को आप चेंज करते नहीं है। फिर आप ये देख पा रहे हो कि बीन आया है, और जब बीन आप लिखते हैं तो फिर आप पहुंचते हैं मेन वर्ब पे। मेन वर्ब किस फॉर्म में है, आईएनजी फॉर्म में, और जब मेन वर्ब को हम थर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं उससे पहले हमें क्या चाहिए होता है बी फॉर्म। तो आप बी फॉर्म में क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे बीइंग लिखेंगे ना, और फिर ये जो आईएनजी फॉर्म है इसको हम किस पे चेंज कर देंगे V3 में, ठीक है। अब यहीं आप देख ले, ठीक है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या इस वाले सेंटेंस में आपको दो दो बी फॉर्म दिख रहा है, क्या दो दो बी फॉर्म दिख रहा है? और अगर दो दो बी फॉर्म दिख रहा है तो क्या एक सेंटेंस में हम दो दो बी फॉर्म लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते। तो क्या ये लिखना गलत है, सही है? गलत है ना। तो क्या इसका पैसिव होगा? तो इसका पैसिव नहीं होता। क्यों नहीं होता इस बात को आप समझ पाए? क्योंकि इस वाले के पैसिव में दो दो बी फॉर्म आ जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसका पैसिव नहीं होता, मतलब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का पैसिव नहीं होता। क्लियर है इतनी बात है? आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं तो हमारा फ्यूचर की ओर अब मूव करते हैं, ठीक है। और जब फ्यूचर की ओर मूव करते हैं तो सबसे पहला टेंस जो आता है फ्यूचर में उसे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर ही पढ़ रहे हैं, बेसिक क्लियर होने के बाद फिर हम मूव करेंगे, कुछ इसके स्पेशल केसेस होते हैं उस पर हम चलेंगे, ठीक है। तो पहला टेंस आता है जिससे हम कहते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर हम फ्यूचर इंडेफिनिट के एक्टिव की बात करें तो एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है। तो देखिए एक्टिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर आप क्या लिखते हैं शैल और विल को लिखते हैं। ये फ्यूचर टेंस के निर्माण के लिए आते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं V1, और फिर आप क्या लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। क्या अभी आपको जो बी फॉर्म बताया गया था याद है? याद है क्या बताया गया था? तो आप देखिए सबसे पहले आप किसको लिखेंगे, सबसे पहले आप उठा करके लाएंगे ऑब्जेक्ट को। आपने ऑब्जेक्ट को लिखा यहाँ पे, और इसके केस को आप क्या करते हैं सब्जेक्टिव केस करते हैं। फिर ये तो हेल्पिंग वर्ब है ना शैल विल, और अगर शैल विल हेल्पिंग वर्ब है तो शैल विल की जगह आपको शैल विल लिखना ही होगा। और आपको ये चीज भी याद होनी चाहिए जो आपको बेसिक क्लास में बताई गई थी कि आप शैल का यूज कहाँ करते हैं, विल का यूज कहाँ करते हैं टेंस के दौरान, कि जब फिक्स होता है तब आप कहाँ पे क्या लगाते हैं, याद है? उसके लिए 4-5 कंडीशंस आपको बताए गए थे, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट आप लिखते हैं, फिर आप शैल विल लिखते हैं, और उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं तब आप समझे कि ये तो हेल्पिंग वर्ब है। इसके बाद आप कहाँ पहुंचते हैं मेन वर्ब पे, और जब आप मेन वर्ब पे पहुंचते हैं तो मेन वर्ब लिखने से पहले आपको बी फॉर्म लगाना होता है। तो आपने क्या देखा यहाँ पे मेन वर्ब किस फॉर्म में है V1 में, तो V1 में बी फॉर्म का क्या होता है इज एम आर और बी। आप हमें बताएं इज एम आर तो प्रेजेंट में यूज होता है ना, ये किस में है फ्यूचर में, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे बी लगाएंगे। याद है आपको बताया भी गया था, ठीक है। तब आप यहाँ पे क्या लिखते हैं, तो आप लिखते हैं बी, और इस V1 को फिर आप किस में चेंज करते हैं V3 में, ठीक है। उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं प्रीपोजिशन, और फिर इस सब्जेक्ट को लिखते हैं, इसको आप क्या कहते हैं एजेंट, ठीक है। कंफ्यूज मत हो भाई तुम, कहता है सब्जेक्ट, ठीक है, समझ पाएंगे। चलिए अब सेकेंड टेंस की ओर मूव करते हैं, और जो हमारा सेकेंड टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यही होता है। क्या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर आप सभी को याद है? क्या होता है पता है ना सभी को? एक्टिव और पैसिव। देखिए इसका एक्टिव में क्या होता है, पैसिव में क्या होता है। अगर हम एक्टिव की बात करें तो एक्टिव में आप क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले आप एक सब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं, तो फ्यूचर बनाने के लिए शैल या फिर विल को लिखते हैं। फिर आप कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, तो बी लिखते हैं, और फिर आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं V1 प्लस आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद फिर आप क्या लिखते हैं ऑब्जेक्ट। यही लिखते हैं ना, यही लिखते हैं। अब देखिए आप जब इसका पैसिव ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पैसिव कैसे करते हैं, तो देखिए आप सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को आप लाते हैं स्टार्टिंग में, और स्टार्टिंग में ला करके इसके केस को चेंज कर देते हैं, और आप इसे क्या बना देते हैं सब्जेक्टिव केस, मतलब सब्जेक्ट बना देते हैं। फिर इस शैल और विल को तो हम ऐसे लिखेंगे,
सेल विल को हम ऐसे लिख दिए, ठीक है। फिर इस बी को भी ऐसे लिखेंगे, तब आप पहुंचते हैं कहां पे, मेन वर्ब। मेन वर्ब है ना आईएनजी। तब आपको पता है कि जैसे मेन वर्ब का हमें थर्ड फॉर्म लिखना होता है पैसिव में, उससे पहले क्या लिखना होता है, बी फॉर्म। बी फॉर्म, तो आप मेन वर्ब को किस फॉर्म में देख रहे हैं, आईएनजी फॉर्म में। और अगर ये आईएनजी फॉर्म में है तो क्या हमें बीइंग लिखने की जरूरत है या नहीं है, समझ पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्या लिखने की जरूरत है, बीइंग। ये बीइंग क्यों आ रहा है, समझ में आ रहा है कंफ्यूजन तुम्हें, ठीक है। देखिए उसके बाद फिर इस आईएनजी फॉर्म को हम क्या लिख देते हैं, थर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना। तो फिर हमने इसे थर्ड फॉर्म में लिख दिया। और फिर हम क्या लिखते हैं, तो एक प्रीपोजिशन लिखते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद फिर हम क्या करते हैं, एजेंट लिख देते हैं। एजेंट कौन बनता है, सब्जेक्ट। आप उसे ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं कि वो पैसिव का ऑब्जेक्ट है, दैट मींस कि वो ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखें जरा इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को, पैसिव के स्ट्रक्चर को गौर से। क्या आपको लगता है कि ये स्ट्रक्चर जो मैंने लिखा है पैसिव के लिए सही लिखा है, क्यों गलत है, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिए। गलत होने की वजह क्या है, तो आप देख पा रहे कि यहाँ पे ये भी बी है, ये भी बी है। क्या एक सेंटेंस में दो दो बी फॉर्म आ सकते हैं, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते ना। और जब नहीं आ सकते तो ये जो लिखा गया है गलत है, सही है, गलत है ना। इट मींस इसका पैसिव लिखना बिल्कुल ही गलत है, ठीक है। इट मींस इसका पैसिव नहीं होता। क्यों नहीं होता, इस बात को आप समझ पा रहे होंगे। रटने वाली चीज नहीं है कि क्यों, आप आज तक रट लिए होते लोअर क्लासेस में कि नहीं, ठीक है। अब देखिए समझिए आप, इसके बाद जो टेंस हमारा आता है नेक्स्ट, उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। अगर हम भाई फ्यूचर परफेक्ट की बात करें तो आप सभी को पता होगा कि फ्यूचर परफेक्ट का एक्टिव में स्ट्रक्चर क्या होता है और पैसिव में स्ट्रक्चर क्या होता है, पता है। तो देखिए एक्टिव में जब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। फिर हम क्या लिखते हैं, शैल या फिर विल। और फिर हम लिखते हैं हैव, जो कि हमें परफेक्ट टेंस बनाने में यूज करते हैं, आपको बेसिक में बताया गया था। और इसके बाद हम लिखते हैं V3 और फिर हम लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। क्या ऐसा ही लिखेंगे, ऐसा ही होता भी, आप सभी को पता है। चलो इसके बाद हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं। तो पैसिव में चेंज करने के सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को लाएंगे स्टार्टिंग में, और ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में ला करके हम इसके केस को चेंज करेंगे, और केस चेंज करके हम किस में लिख देंगे, सब्जेक्टिव केस में। फिर आप एज इट इज जो हेल्पिंग वर्ब है, इस सेल को हेल्पिंग वर्ब आप ऐसे लिख देंगे, सेल और एक मिनट, ये नीचे भी रफ हो जा रहा है, ठीक है। तो सेल और विल को आप एज इट इज लिखेंगे, फिर ये हैव को भी एज इट इज लिख देंगे। फिर आप पहुंचते हैं मेन वर्ब पे, यही मेन वर्ब है ना। तो जब मेन वर्ब पे आप पहुंचते हैं तो मेन वर्ब आपको किस फॉर्म में दिख रहा, वर्ब के थर्ड फॉर्म में। तो मेन वर्ब को लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म। तो बी फॉर्म का V3 क्या होता है, बीन होता है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीन। और फिर आप इस V3 को लिख देंगे, और फिर आप एक प्रीपोजिशन लिखेंगे, सिचुएशन के अनुसार आपको बताया गया। और फिर आप इस सब्जेक्ट को एजेंट कह देते हैं, और इसका केस को आप चेंज कर देते हैं, और केस को आप क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इतनी बातें क्लियर है आप, ठीक है। तो अब हमारा जो चौथा स्ट्रक्चर बचा हुआ, इसका चौथा स्ट्रक्चर कौन सा बचा हुआ, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे भी मूव करेंगे, और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के बारे में भी जानेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के बारे में, कि इसका एक्टिव और पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो देखिए आप नेक्स्ट जो टेंस है उसे हम कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस कॉन्टिन्यूअस के स्पेलिंग को आप माइंड कीजिएगा, एयरफोर्स के मिस्टर स्पिरिट वर्ड में ये कॉन्टिन्यूअस वर्ड आया है, ठीक है। आप देखिए समझे अब आप इसका एक्टिव का स्ट्रक्चर आप समझ पा रहे हो, आई थिंक इसका पैसिव होगा कि नहीं होगा, समझ पा रहे हो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसकी वजह पता चल रही है आपको, चलिए वेरी गुड, ठीक है। हाँ एक्टिव तो होगा, बिल्कुल होगा, है। देखिए तो एक्टिव और पैसिव हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम एक्टिव के लिए क्या लिखते हैं, तो सबसे पहले हम एक सब्जेक्ट को मेंशन करते हैं कि जैसा हम कर रहे थे, ठीक है। इसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, शैल और विल, ये फ्यूचर बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमें परफेक्ट बनाना है, तो परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं, हैव। और फिर कॉन्टिन्यूअस बनाने के लिए बीन। उसके बाद फिर हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म को लिखते हैं, और उसके बाद फिर हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना करके लिख देंगे, इट मींस इसको सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। और फिर हम
शैल और विल को एज इट इज लिख देंगे जैसा हम लिख रहे थे। उसके बाद फिर हम हैव को लिखेंगे, बीन को लिखेंगे, और फिर हम आईएनजी फॉर्म देख रहे हैं कि मेन वर्ब हमारा आईएनजी फॉर्म में लिखा हुआ, इट मींस यहाँ पे बीइंग आना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, बीइंग लिखेंगे, और फिर इस आईएनजी फॉर्म को आप चेंज करेंगे और किस में लिख देंगे, V3 में। और फिर आप क्या करते हैं, तो आप एक प्रीपोजिशन लिखते हैं, और प्रीपोजिशन के बाद ये जो सब्जेक्ट होता है इसी को आप क्या नाम दे देते हैं, एजेंट। और एजेंट को आप किस केस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है? तो ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर थे। ठीक है, तो हमने अभी तक पास्ट का और फ्यूचर का पढ़ा। आप ये पास्ट वाला देख लें। ठीक है, एक बार फिर हम आप सभी को देते हैं कुछ क्वेश्चंस। पास्ट वाला देख लीजिए, फिर फ्यूचर वाला देख लीजिए एक बार, फिर आपको हम आगे की चीजें बताते हैं। देख लिए? क्लियर तो होगा आई थिंक, रटने की जरूरत तो नहीं पड़ रही है ना स्ट्रक्चर। ये बी फॉर्म बस आपको याद रखना है कहां से ये आ रहा है, उसी पे पूरी कहानी टिकी हुई है इसकी। ठीक है, ये हमारा था फ्यूचर से रिलेटेड। ठीक है, चलिए इसके बाद ये इसका तो होता ही नहीं है। अब चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं। हम जब नेक्स्ट मूव करते हैं तो अब हम कुछ क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए देते हैं, जो बेसिक क्वेश्चंस होंगे इन स्ट्रक्चर के बेसिस पे, जो हमने अभी 12 डिस्कस किए, 12 टेंसेस के किसके होते हैं किसके नहीं होते, उसके आधार पर आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस लिखते हैं और इन क्वेश्चंस को आप बनाने की कोशिश करेंगे। आपको ये फिक्स और नॉट फिक्स पैटर्न भी याद होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपसे फिक्स में एक टिप दिया जाए तो उसका पैसे भी फिक्स ही बनना चाहिए। ठीक है, और अगर नॉट फिक्स में हो तो उसका पैसे भी क्या बनना चाहिए, नॉट फिक्स ही बनना चाहिए। तो आप देखिए, अब समझे आप। हैंडराइटिंग तो समझ में आ रही है ना? I will make this sums। ठीक है, या फिर आप डू भी लिख सकते हैं। चलो डू ही लिख लो। हाँ, क्या लिखो? चलो कोई नहीं, देखें आप। चलिए आप 5 क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, फिर मैं आगे कुछ सेंटेंसेस दूंगा। ठीक है, इन्हें आप बना लें एक बार। आपको 2 मिनट देते हैं। नहीं तो आप बनाओ ना, क्या दिक्कत है? हाँ, आंसर आप मेंशन करो, कोई दिक्कत नहीं है।
चलिए हो गया सभी का, बना लिए होंगे आप। चलिए देखिए अब समझिए कि पहला क्वेश्चन जो लिखा गया कि रमेश इज बाउट टू पे। चले एक आप शब्द देखिए, जैसे ये बाउट है और परचेज है, दोनों का मतलब खरीदना होता है, पता सभी को, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस आपको पता है? क्या डिफरेंस है? अच्छा, और ये V2 में है नहीं, दोनों की दोनों V3 में लिखे गए भाई, ये क्या लॉजिक हुआ कि ये V3 में, ये V2 में? देखिए समझिए आप मीनिंग में क्या फर्क है। देखो दोनों का मतलब, मैं मीनिंग की बात कर रहा हूँ यार, समझे आप? ठीक है, तो देखिए बाउट और परचेज में क्या फर्क है। देखिए बाउट अब तब कहते हैं जो आप छोटी मोटी चीजें खरीदते हो, आपके जो डेली यूजर्स की चीजें होती हैं, ठीक है, उन्हें खरीदने के लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? बाई करोगे, मतलब बाई का फॉर्म आप लगाओगे। लेकिन अगर आप परचेज की बात करें तो परचेज आता है आपके लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। लॉन्ग ड्यूरेशन, जैसे कार आपने खरीदा तो क्या आप डेली कार खरीदोगे? नहीं खरीदोगे। तो ठीक है, जिस चीज को आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हैं उसके लिए आप क्या लगाते हैं? तो आप लगाते हो परचेज, और जो आप शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए खरीदते हैं उसके साथ आप क्या लगाओगे? बाउट, या मतलब बाई का फॉर्म लगाओगे। ठीक है, अब देखिए आप समझिए, आप पहला जो एग्जांपल लिखा गया कि रमेश इज बाउट अ पेन, रमेश इज बाउट अ पेन। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे आप? तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आप पेन को लिखेंगे ना, तो हमने क्या लिखा? सबसे पहले हमने लिखा अ पेन। अब देखिए आप कि यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट था एक्टिव का, ये कैसा था? सिंगुलर है ना। इट मींस यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे भी सिंगुलर ही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी सिंगुलर ही होना चाहिए। तो हैज के बदले क्या आएगा? हैज ही आएगा। ठीक है, तो आप लिख दोगे हैज। ठीक है, अब देखिए आपने इसको कर लिया, इसको चेंज कर लिया। अब आप आते कहाँ पे? मेन वर्ब। तो मेन वर्ब आप सभी को पता है कि हैज और हैव के बाद हमेशा V3 में लिखे जाते हैं। इट मींस ये जो बाउट लिखा गया है V3 में लिखा है, और अगर ये बाउट V3 में लिखा हुआ है तो क्या हमें बी फॉर्म का V3 चाहिए या नहीं चाहिए? तो बी फॉर्म का V3 क्या होता है? बीन होता है। इट मींस हमें यहाँ पे क्या लगाना होगा? बीन लगाना होगा। क्लियर है? ये बीन क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है? ठीक है, उसके बाद ये V3 में ऑलरेडी है, तो बाउट की जगह पे हम बाउट लिख देंगे, बाउट बाई लिखेंगे। बाई क्यों लिखेंगे? क्योंकि पर्सन है, जो डूअर है हमारा, जो एजेंट है पैसिव का, वो कौन है? पर्सन है। इस वजह से हम क्या लिखेंगे? बाई रमेश। और भी मैं आगे कुछ दूंगा सेंटेंस जिसमें और भी प्रीपोजिशंस यूज होंगे। नेक्स्ट है कि श्याम विल डू दिस सम्स, श्याम विल डू दिस सम्स। देखिए जैसे ही पैसिव या फिर एक्टिव में, ठीक है, आपको सेल और विल मिले, तो सबसे पहला जो कंडीशन है आपको ये चेक करना है कि ये हमारा फिक्स है नॉट फिक्स है। आप बता सकते हैं फिक्स है नॉट फिक्स है? नॉट फिक्स्ड है। वेरी गुड। अगर आपको नहीं आता, किसी को नहीं आता, तो वो देख लेंगे कि अगर आप आई के साथ या फिर वी के साथ सेल का इस्तेमाल किया आपने, इट मींस ये क्या कहलाता है? नॉट फिक्स्ड। और आप अदर्स के साथ विल का इस्तेमाल किया है, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं नॉट फिक्स्ड। नॉट फिक्स्ड। ये नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड क्या होता है आपको टेंस के दरमियान बताया गया। अपने आप नोटबुक की रिवीजन लगाओगे तो आपको समझ में आएंगे, सारी चीजें याद भी आएंगी। और आप यहाँ पे अगर इसका उल्टा हो जाए, उल्टा कहने का मतलब क्या है कि जब आई और वी के साथ विल का इस्तेमाल हो और अदर्स के साथ सेल का इस्तेमाल हो, तब इस पैटर्न को आप क्या कहते हैं? तब इस पैटर्न को आप नाम देते हैं फिक्स्ड। ठीक है, याद है आप सभी को? ठीक है, तो देखिए अदर्स कहने का मतलब क्या है? इसके अलावा जो सब्जेक्ट होते हैं, इसके अलावा जो भी सब्जेक्ट होंगे, तो आप देखें यहाँ पे जो हमारा सेंटेंस लिखा गया, सेंटेंस क्या लिखा गया है? तो आप देख पा रहे श्याम, श्याम क्या अदर्स कैटेगरी में है? और अगर अदर्स के साथ हमने क्या लगाया है? विल। तो अदर्स के साथ अगर हम विल लगाते हैं तो फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड? नॉट फिक्स्ड। और अगर ये नॉट फिक्स्ड में दिया हुआ है एक्टिव, तो इसका पैसिव भी कैसा बनाना जाना चाहिए? नॉट फिक्स्ड का ही बनना चाहिए। ठीक है, तो नॉट फिक्स्ड का बनना चाहिए, तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले तो आप इस ऑब्जेक्ट को मेंशन करोगे और क्या लिखोगे आप? दिस सम्स। आप लिखेंगे और लिखेंगे दिस सम्स। अब देखिए नॉट फिक्स्ड है ना, तो नॉट फिक्स दिस सम्स लिखा हो, ये अदर्स है या फिर आई वी है? अदर्स है। तो नॉट फिक्स में अदर्स के साथ भी हम क्या लगाते हैं? विल ही लगाते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? विल। ठीक है, और ये अगर फिक्स होता तो क्या लगाते हैं आप? सेल। ठीक है, तो आपने लिखा कि दिस सम्स विल। अब देखिए यहाँ पे विल के बाद ये जो लिखा है ये V1 है ना, मेन वर्ब V1 है। और अगर V1 लिखा गया है तो आप हमें बताएं कि बी फॉर्म का V1 आएगा या नहीं आएगा? तो बी फॉर्म का V1 ये फ्यूचर है ना, तो क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तो आप लिखेंगे यहाँ पे बी, और इस डू को क्या होना चाहिए? डन। तो आप लिखोगे डन बाय श्याम, बाय श्याम। समझ पा रहे हैं? आइए नेक्स्ट।
नेक्स्ट लिखा गया कि तरुण ब्रेक्स द विंडो। ठीक है, तो सबसे पहले आप द विंडो लिखोगे। आपने लिखा द विंडो, द विंडो। अब देखिए समझे, यहाँ पे क्या आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। और अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखा हुआ मिल रहा है तो डायरेक्ट मेन वर्ब है ना। तो मेन वर्ब यहाँ किसमें है? V1 प्लस एसीएस, V1 प्लस एसीएस या फिर V5 आप कहते हो, कहो बिल्कुल ठीक है। तो अगर ये V5 में लिखा हुआ है या फिर V1 प्लस एसीएस कहो, ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा, क्योंकि मैंने बी फॉर्म उसी के तरीके से बताया आपको। तो ये अगर ये V1 लिखा गया तो बी फॉर्म का V1 आना चाहिए, और प्रेजेंट में है तो इज एम आर आना चाहिए। तो आप हमें बताएं कि द विंडो के साथ आप सिंगुलर क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे? इज, क्योंकि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ हम सिंगुलर ही लगाएंगे, इज लगाएंगे। तो हमने लिखा इज, और ये इसका V2 V3 लिख देंगे हम क्या? ब्रोकन। ब्रेक ब्रोक ब्रोकन होता है ना, तो ब्रोकन बाय तरुण, यही लिखेंगे ना। आइए नेक्स्ट लिखा गया कि he had purchased 3 cars, he had purchased 3 cars। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? 3 cars। आपने लिखा 3 cars, 3 cars। अब देखिए ये had को तो सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब है नहीं, तो had का तो had ही आएगा, ठीक है। तो आप लिख देंगे यहाँ पे had। अब ये जो लिखा है ये V3 है ना, तो आप क्या लिखेंगे? बीन। वेरी गुड। आप यहाँ पे लिखेंगे बीन, और इस परचेज को आप परचेज ही छोड़ेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी V3 में लिखा हुआ है। तो परचेज्ड, फिर आप लिखेंगे बाय हिम। हिम ना, हर कैसे कर दोगे? सी थोड़ी है, सी का ऑब्जेक्टिव के हर होता है और ही का हिम होता है। नेक्स्ट है कि क्या लिखा था ये रफ कैसे हो गया अपने आप? ये दे लिखा हुआ था कि दे सेल प्रिपेयर द प्लान्स, दे सेल प्रिपेयर द प्लान्स। ठीक है, इसे आप कैसे बनाएंगे? तो आप देखें, सबसे पहले आप लिखेंगे द प्लान्स लिखेंगे ना, तो आपने लिखा द प्लान्स। उसके बाद आप देखें कि आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है, लेकिन ये फ्यूचर में। और मैंने क्या कहा कि फ्यूचर में जैसे ही आएगा तो सबसे पहले आपको माइंड करना है कि ये फिक्स्ड है या फिर नॉट फिक्स्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप देख करके हमें बता सकते हैं कि ये फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड? फिक्स्ड है। और अगर ये फिक्स्ड है तो इसका पैसिव भी कैसा बनना चाहिए? फिक्स्ड बनना चाहिए। इट मींस आप देखें, दे के साथ इसने क्या लिखा? दे क्या है? अदर्स है ना, अदर्स के साथ इसने क्या लिखा है? सेल। तो द प्लान्स भी अदर्स है या नहीं है? और अगर द प्लान्स भी अदर्स है तो इसके साथ हमें क्या लिखना है? सेल ही आएगा ना। तो आप यहां पे लिखोगे सेल, ठीक है, द प्लान सेल। अब ये लिखा हुआ V1 है ना, और अगर ये V1 है तो आप क्या लिखेंगे? बी, ठीक है। और आप फिर क्या लिख देंगे? प्रिपेयर्ड बाय देम। क्या क्लियर है? ये 5 एग्जांपल्स की समझ में आए हैं? एक बार देखें, फिर मैं नेक्स्ट 5 देता हूं और भी। चलिए देखिए, अब आगे मूव करें। फिर क्लियर है इतनी बातें? आइए फिर से आपको 5 सेंटेंसेस देते हैं, ठीक है। अभी बेसिक ही हम क्लियर करते हैं, कल से शायद हम स्पेशल रूल्स पे चल देंगे इसके, जो भी आगे हमें पढ़ने हैं, ठीक है। तो अब देखिए, मैं कुछ और भी सेंटेंस लिखता हूँ, 5-6 सेंटेंस लिखता हूँ, ठीक है। तो पहला सेंटेंस मैंने लिखा कि आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स। आप बनाएंगे तब तक, ठीक है। आप लिख के बनाना चाहिए, जैसे बनाना चाहिए, लेकिन जल्दी बनना चाहिए। सेकेंड है आई हैव इनवाइटेड माई फ्रेंड्स, शी इज रिवाइजिंग her lessons. She is revising her lessons. Third है Shreya can finish
the task. Second, finish the task. Fourth, we are we were reading चलो पैसिव में लिखते हैं द बाइकिस्ट वॉज फाइंड द बाइकिस्ट वॉज फाइंड नेक्स्ट लिखा मैंने द बाइकिस्ट वॉज फाइंड नेक्स्ट लिखा मैंने नैना shall be punished. Next है तो यहीं पे नीचे आ जाएगा अभी 6 यहीं पे लिखते हैं मोनिका surprised the guests behavior her behavior surprised the बोल करके मत बनाओ भाई शांत होकर के बनाओ अपने मन में नेक्स्ट है राकेश was for the bikeist was fined the बाइकिस्ट समझते हो ना जो बाइक चलाते हैं भाई क्या बिकिस्ट समझ रहे थे क्या बिस्किट वगैरह के समझ रहे थे क्या हैं बाइकिस्ट अरे बाइकिस्ट रुक जाओ चलो the thief was caught ninth है the thief was arrested sorry आपके सामने ये मैंने 10 एग्जाम्पल्स लिखे हैं ठीक है अब देखिए जरा मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ इन 10 को देखें और देख करके आप बनाने की कोशिश करें जल्दी से बनाएं आप
चलिए देखिए, बना लिए होंगे आप लोग। चलो देखो फिर आप, पहला जो सेंटेंस लिखा गया, लिखा है आई हैव इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए ये जो लिखा गया आई सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये क्या है ऑब्जेक्ट, यही है ना। तो आप देखिए इन्हें कैसे बनाएंगे, तो इन्हें ये इन्हें बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट कौन है, माय फ्रेंड्स। तो आप सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड्स। देखिए इसमें दोनों तरीके से क्वेश्चन दिए गए, आपको एक्टिव से पैसिव भी है और पैसिव से एक्टिव भी है। ठीक है, तो आप पहचान पा रहे होंगे कि कहाँ एक्टिव है कहाँ पैसिव है। ठीक है, तो देखिए आप, तो आप सबसे पहले लिखेंगे माय फ्रेंड्स। अब देखिए आई यहाँ पे प्लूरल होता है, तो आई के अनुसार हैव आया है, लेकिन माय फ्रेंड्स भी क्या लिखा हुआ है, प्लूरल ही है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लूरल ही होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ यहाँ पे रहता माय फ्रेंड, क्या रहता माय फ्रेंड, तब ये सिंगुलर होता ना, और अगर ये सिंगुलर होता तब आपको क्या लिखना पड़ता, हैज लिखना पड़ता। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, हैव, माय फ्रेंड्स हैव। उसके बाद आप देख रहे हो कि इनवाइटेड लिखा गया, तो इनवाइटेड V3 है ना, और अगर इनवाइटेड V3 लिखा हुआ है तो इट मींस यहाँ पे क्या आना चाहिए, बीन आना चाहिए, बीन ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर ये इनवाइटेड इनवाइटेड ही रह जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी V3 में लिखा हुआ है। तो इनवाइटेड बाय मी, क्या ऐसा ही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, लिखेंगे। आइए नेक्स्ट लिखा होगा कि शी इज रिवाइजिंग हर लेसन्स, शी इज रिवाइजिंग हर लेसन्स। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, हर लेसन्स, हर लेसन्स। ठीक है, हर लेसन्स नहीं, देखो यहाँ पे सी कैसे कर दोगे भाई, आप जब प्रोनाउन पढ़ोगे तो पढ़ोगे कि जब कोई नाउन लिखा जाता है और नाउन से पहले अगर हमें प्रोनाउन लिखाना पड़ता है। ठीक है, ये डाउट है किसका, आपका है। तो देखिए जब कोई आप नाउन लिखते हैं ना, तो नाउन से पहले आप जब प्रोनाउन लिखते हैं तो प्रोनाउन का वो केस कौन सा होता है, तो सब पजेसिव केस होता है। जैसे आप लिखते हो होम, तो होम क्या है, ये नाउन है, लेकिन इससे पहले अगर आपको नाउन लिखना हो तो क्या आप आई होम लिखोगे, आई होम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। क्या आप मी होम लिख सकते हैं, आप जब भी लिखेंगे क्या लिखेंगे, माई होम, मतलब आप क्या लगाते हैं, पजेसिव केस। तो यहाँ पे आप देख रहे हो लेसन्स जो लिखा हुआ नाउन है ना, और अगर नाउन है तो नाउन से पहले हमें क्या लगाना है, पजेसिव केस, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, हर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट बन रहा हमारा। तो लिखा होगा सी इज रिवाइजिंग हर लेसन्स, तो आपने लिखा हर लेसन्स। अब देखिए ये जो इज है ये सी के अनुसार आ रहा था, सी यहाँ पे क्या है, सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे हर लेसन्स क्या है, प्लूरल, और अगर ये प्लूरल है तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर। तो द हर लेसन्स आर, फिर ये जो आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है, और अगर ये आईएनजी फॉर्म में लिखा गया है तो आपको मेन वर्ब से पहले क्या चाहिए, बी फॉर्म, आप क्या लिखेंगे, बीइंग। तो आप लिखेंगे हर लेसन्स आर बीइंग, फिर आप इसका भीतरी लिखेंगे और क्या लिखेंगे, रिवाइज्ड बाय, यही करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा गया है कि श्रेया कैन फिनिश द टास्क, श्रेया कैन फिनिश द टास्क। आप इसे कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले द टास्क लिखेंगे, आप लिखा आपने द टास्क। ठीक है, अब आपने लिखा कैन। अब देखिए आपने कैन का यूज नहीं पढ़ा है, लेकिन आप समझे कि कैन जो लिखा हुआ है, कैन के बाद जब भी आता है कैन क्या है, मॉडल। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के बाद हमेशा तो V1 लिखते हैं ना, दैट मींस ये जो फिनिश लिखा गया, फिनिश का क्या केस है, फिनिश का क्या फॉर्म है, V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और जब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो आप हमें बताओ कैन के बाद
आपको बी फॉर्म लिखना होगा। तो बी फॉर्म आपका V1 कौन कौन होता है, इज एम आर और बी। क्या आप कैन के बाद इज एम आर लिखते हो, कभी देखा आपने? नहीं देखा। आपने क्या देखा है? बी। तो बी आएगा ना यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? बी फिनिश्ड बाय श्रेया। देखिए आप सेल विल वाला सीखे हो ना, सेल विल भी मॉडल ही होते हैं, सेल विल भी कुछ और नहीं है, वो भी मॉडल्स होते हैं। ये भी क्या है? मॉडल है। ये मैं आगे से भी अभी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि द बाइकिस्ट वाज फाइंड। अब समझे यहाँ पे, द बाइकिस्ट वाज फाइंड मतलब आप ये एक्टिव है, आप फाइंड तो समझते हो ना, जुर्माना लगाना, पेनल्टी लगाना, ठीक है, क्योंकि हो सकता है रफ्तार तेज हो उसकी, या फिर हेलमेट नहीं हो, कुछ नहीं हो, जिसकी वजह से उसको क्या कर दिया गया हो, फाइन किया हो। तो आप हमें बताओ क्या बाइकिस्ट खुद से फाइन किया है? इट मींस करने वाला क्या वो है? बाइकिस्ट खुद है करने वाला? करने वाला कौन है? कोई और है। और जब कोई और है दैट मींस क्या ये सेंटेंस का डूअर है? सेंटेंस का डूअर है। और अगर ये सेंटेंस का डूअर नहीं है तो क्या ये पैसिव है या एक्टिव है? दैट मींस इसका एक्टिव बनाना है ना, एक्टिव बनाना ना। तो हम एक्टिव कैसे बनाएंगे? यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे डूअर लिखा ही नहीं गया है। आप हमें बताओ क्या यहाँ पे डूअर आप समझ पा रहे हो कि जो फाइन करने का राइट है किसके पास ऑथोरिटी दी गई? पुलिस। ट्रैफिक पुलिस ही कर सकती है ना फाइन। इट मींस इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा होता? बाय ट्रैफिक पुलिस, यही लिखा होता ना। पर ये अंडरस्टूड है, इसी वजह से आगे ये डूअर का मेंशन नहीं किया गया, क्योंकि आप फाइन कहते ही बाइकिस्ट को फाइन कौन कर सकता है ये आप समझ सकते हो, ठीक है। इसी वजह से इसके आगे उसने डूअर को मेंशन नहीं किया। और जब डूअर को मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको जब इसका एक्टिव बनाना है तो क्या एक्टिव में आपको डूअर लिखना होगा ना, क्योंकि सेंटेंस की स्टार्टिंग में आप क्या लिखते हैं? डूअर लिखते हैं, क्योंकि डूअर ही इंपॉर्टेंट होता है उसमें। तो आप क्या लिखोगे? तो फाइन करने का काम किसका है? ट्रैफिक पुलिस का। तो आप लिखोगे कि द ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पे आप ये जो देख रहे हो ये वॉज फाइंड, ये वॉज क्या है? बी फॉर्म का V2 है ना, ठीक उल्टा ये काम करेगा। जैसे आप वहां पे क्या लिखते थे? मेन वर्ब के अनुसार आप क्या लिखते थे? बी फॉर्म लगाते थे। लेकिन ये पैसिव से एक्टिव है ना, तो यहाँ हम मेन वर्ब किसके अनुसार लगाएंगे? बी फॉर्म के अनुसार। तो आपने ये देखा ये किस फॉर्म में है? V2 फॉर्म में। इट मींस मेन वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए? V2 का। फाइंड का V2 क्या होता है? फाइंड ही होता है। तो आप लिखोगे द ट्रैफिक पुलिस फाइंड द बाइकिस्ट, द बाइकिस्ट। ये फाइंड क्यों हो रहा है ये बात समझ में आ रही है? आइए नेक्स्ट लिखा होगा नैना शैल बी पनिश्ड। आप समझे यहाँ पे पनिश्ड, अच्छा यही है ना, मुझे लगा क्या, ठीक है। नैना शैल बी पनिश्ड, नैना को पनिश्ड किया गया। क्या नैना खुद पनिश हुई है? किसी ने किया हो सकता है उसके गार्डियन, उसके पेरेंट्स ने किया हो, टीचर ने किया हो, ठीक है। तो यहाँ वो ऑप्शन के ऊपर आपका डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में वो सब्जेक्ट क्या मान रहा है, सेंटेंस के एक्टिव का वो डूअर क्या मान रहा है। आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, आप पेरेंट लिख सकते हैं, फादर लिख सकते हैं, मदर लिख सकते हैं, ब्रदर लिख सकते हैं, कोई भी पनिश कर सकता है। आप टीचर लिख सकते हैं, ठीक है। आप बताइए क्या माने यहाँ पे? टीचर मान ले, चलो टीचर ही मान लेते हैं। तो आप लिखोगे कि द टीचर। अब देखिए ये फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड है? फिक्स्ड है नॉट फिक्स्ड है? ये हाँ फिक्स है ना, कंफ्यूज हो आप? ठीक है, हाँ फिक्स है बिल्कुल। अगर ये फिक्स है तो इसका आंसर भी फिक्स में होना चाहिए, मतलब सेल के बदले सेल ही आएगा। आप लिखोगे नैना सेल। अब देखिए आप द टीचर सेल, ठीक है। अब देखिए ये जो है पैसिव है ना, तो आपको देखना है ये जो बी फॉर्म लिखा है एक V1 होता है ना, इट मींस मेन वर्ब का यहाँ पे क्या आना चाहिए? V1 आना चाहिए। अब क्या लिखोगे आप? पनिश, ठीक है। The teacher shall punish Nana. The teacher shall punish Nana. The teacher shall punish Nana. आइए नेक्स्ट लिखा गया कि मोनिका सरप्राइज द गेस्ट, मोनिका सरप्राइज द गेस्ट। अब यहाँ बताइए कि जो सरप्राइज हो रहा है गेस्ट वो किससे हो रहा है? मोनिका से। गेस्ट जो सरप्राइज हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं? मोनिका से। मतलब डूअर ये है ना, ये डूअर है। और अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में डूअर को लिखा जाता तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव कहते हैं। पर यहाँ क्या डूअर था? और जब डूअर नहीं था तो ये पैसिव में था ना, तो हमें यहाँ पे पैसिव से क्या बनाना था? एक्टिव। लेकिन यहाँ हमें एक्टिव से क्या बनाना है? पैसिव। समझ पा रहे हो? ठीक है। तो आप क्या लिखोगे? मोनिका सरप्राइज द गेस्ट। तो सबसे पहले आप द गेस्ट लिखोगे। तो आपने लिखा द गेस्ट, द गेस्ट। अब देखें आप ये V2 लिखा हुआ है ना, तो मेन वर्ब है ना ये,
तो मेन वर्ब लिखने से पहले हमें क्या चाहिए, बी फॉर्म। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, वर लिखेंगे। हमने लिखा द गेस्ट वर सरप्राइज्ड बाय मोनिका। यही करेंगे या नहीं करेंगे? ये पांचों क्लियर है आपको? 6 हो गए, सॉरी, ये 6 क्लियर है आपको। आइए नेक्स्ट लिखा गया कि हर बिहेवियर सरप्राइज द गेस्ट, हैज बिहेवियर सरप्राइज द गेस्ट। तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गेस्ट। यहां से चलो ऐसे लिख देते हैं। आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गेस्ट, थोड़ी जगह कम पड़ गई, ठीक है, द गेस्ट। अब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, वर ही आएगा क्योंकि सरप्राइज है। तो आपने लिखा वर सरप्राइज्ड। अब देखिए आप यहाँ पे हर बिहेवियर, उसके वो व्यवहार से सरप्राइज हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं। तो आप हमें बताएं कि यहाँ ये जो व्यवहार है क्या कोई पर्सन है, कोई थिंग है? नहीं है। क्या कोई सोर्स है, कोई मीडियम है? नहीं है। इट मींस ये क्या है, समथिंग है या नहीं है? है ना समथिंग। कल समथिंग की बातें हुई थी। तो अगर ये समथिंग है तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। तब आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो द गेस्ट वाज सरप्राइज एट हर बिहेवियर। क्या लिखेंगे आप, एट हर बिहेवियर। क्लियर इतनी बात है? आइए नेक्स्ट लिखा गया द थिफ वाज कॉट। द थिफ वाज कॉट। देखो यहाँ इसकी हिंदी क्या हो रही है, चोर को पकड़ा गया। क्या चोर खुद को पकड़ रहा है? पकड़ने वाला कोई और है, मींस डूअर कोई और है। और अगर डूअर कोई और है तो ये एक्टिव लिखा गया, पैसिव लिखा गया। आप अगर नहीं भी पहचान पा रहे हो इस तरीके से, मैं जिस तरीके से बता रहा हूँ कि एक्टिव या पैसिव है, तो आपको ये याद रखना है कल जो आपको बताया गया था बी फॉर्म प्लस B3। अगर आप बी फॉर्म प्लस B3 देख ले रहे हो, इसका मतलब है कि ये क्या लिखा गया है, पैसिव। आप देखिए यहाँ पे इसको आपने पैसिव से एक्टिव बनाया था। आप देखो यहाँ पे बी क्या है, ये क्या V3 है, तो क्या ये पैसिव है या नहीं है? इन द सेम वे अगर यहाँ देखो तो क्या बी फॉर्म है और ये V3 है, इट मींस क्या ये पैसिव है या नहीं है? और अगर ये पैसिव है तो हमें क्या बनाना है, एक्टिव बनाना है। हम एक्टिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे लिखा गया द थीफ वाज कॉट, चोर को पकड़ा गया। चोर ने खुद को नहीं पकड़ा, चोर ने किसी और ने चोर को पकड़ा है, ठीक है। और जब किसी और ने पकड़ा है तब आप हमें बताएं कि यहाँ हमें डूअर मानना होगा। तो चोर को पकड़ने का काम कौन कर सकता है, पुलिस कर सकती है। क्या हम और आप नहीं चोर को पकड़ते? पकड़ सकते हैं, बिल्कुल पकड़ सकते हैं। चोर तो पब्लिक भी पकड़ती है ना, और हम आप क्या है, पब्लिक है। तो चोर को पकड़ने का काम तो कोई भी कर सकता है, और जब कोई भी कर सकता है तो पुलिस भी कर सकती है, पब्लिक भी कर सकती है। तो डूअर यहाँ कुछ भी मान सकते हैं। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करेगा पेपर में। अगर पेपर में पुलिस देता है तो हम पुलिस लगाएंगे, अगर पब्लिक देता है तो पब्लिक लगाएंगे, अगर आई देता है तो आई लिखेंगे, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 डूअर मान लेते हैं। पहला मैंने माना द पब्लिक, या फिर हम क्या मान सकते हैं, द पुलिस। ये दोनों ही प्लूरल होते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो वर्ड लिखा गया ये V2 है ना, इट मींस मेन वर्ब किस फॉर्म में आना चाहिए, V2 में आना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, द पुलिस और द पब्लिक, कुछ भी आप लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक डूअर, ठीक है। कॉट द थिफ, यही लिखेंगे या नहीं लिखेंगे? नेक्स्ट है कि द थिफ वाज अरेस्टेड। द थिफ वाज अरेस्टेड। आप हमें बताओ, अरेस्ट अगर किया है, गया है चोर को, तो क्या चोर खुद को अरेस्ट किया है? करने वाला कोई और है। और जब करने वाला कोई और है तो ये एक्टिव में लिखा गया, पैसिव में लिखा गया, पैसिव में लिखा गया। आप फिर ऐसे भी आप पहचान सकते हो कि ये बी फॉर्म है और ये क्या लिखा गया, थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस बी का थर्ड फॉर्म क्या कहलाता है, पैसिव कहलाता है। दैट मींस ये सेंटेंस लिखा गया है पैसिव में। और अगर ये पैसिव में तो इसका हम एक्टिव बनाएंगे ना, तो एक्टिव में हम क्या बनाएंगे, आप समझिए। आप यहाँ पे आप पब्लिक नहीं लिख सकते डूअर, क्योंकि आप सभी को पता है कि अरेस्ट पब्लिक कभी नहीं कर सकती। अरेस्ट करने का काम किसका है, पुलिस का। तो अरेस्ट जब भी करेगी तो पुलिस करेगी। हाँ, पब्लिक पकड़ सकती है, पकड़ करके पुलिस को दे देती है, ऐसा हो सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सिचुएशन कभी नहीं बन सकता कि अरेस्ट करने का काम पब्लिक का है। जब भी अरेस्ट करेगी तो कौन करेगा, पुलिस। और अगर पुलिस करेगी अरेस्ट, तो आप सभी को पता है कि यहाँ पे डूअर हिडन फॉर्म में क्या दिया हुआ है, पुलिस दिया होना। तो आप क्या लिखेंगे कि द पुलिस। अब ये वाज लिखा हुआ तो ये V1 है ना, दैट मींस मेन वर्ब का हमें क्या लिखना है, अरेस्टेड। तो आप लिखेंगे द पुलिस अरेस्टेड द थिफ। क्या यही होगा या नहीं होगा? आइए नेक्स्ट लिखा हुआ कि वी हैव कॉल्ड द पुलिस, वी हैव कॉल्ड द पुलिस। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे द पुलिस। ये हैव आएगा ना, ये तो प्लूरल होता है, पुलिस पब्लिक ये दोनों प्लूरल होते हैं, हम नाउन में भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लिखोगे हैव। अब ये देखिए V3 लिखा हुआ है ना, अगर V3 है, ये एक्टिव में लिखा गया है ना, क्योंकि बुलाया किसने है, वी ने। तो ये सेंटेंस का डूअर है ना,
और अगर ये डूअर है तो अगर डूअर सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख दिया गया इट मींस ये एक्टिव है, और अगर ये एक्टिव है तो इसका हमें पैसिव बनाना है, तो हम लिखेंगे द पुलिस हैव, अब ये भीतरी लिखा हुआ है ना, तो हम क्या लिखेंगे, बीन कॉल्ड बाय अस। क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, कोई डाउट है? तो आज हम यही क्लास ड्रॉप करें, फिर मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? चलिए, थैंक यू वेरी मच एंड जय टू ऑल ऑफ यू।